Hello everyone. So this is the part 2 of June 2023 paper. Last part में हमने comparative anatomy के सारे solutions देखे थे. In this part we'll begin with developmental biology. List the three type of strategies of specification that takes place in embryo of different animal species. तो हमें बताना है कि स्पेसिफिकेशन के अलग अलग 3 तरीके कौन से हैं और उसमें से किसी एक को डिटेल में डिस्क्राइब करना है. बिफोर डायरेक्टली बिगिनिंग मैंने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन डाला है. तो बेटा स्पेसिफिकेशन होता क्या है? द फेट ऑफ द सेल इज नोन टू बी स्पेसिफाइड व्हेन इट इज केपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनॉमसली. बेसिकली देखो, अब एम्ब्रियो जब वो मल्टी सेलुलर स्टेज में जाएगा उसमें बहुत सारे सेल्स बनेंगे. हर सेल का फेट कि ये सेल क्या बनाने वाला है, ये 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 सारी चीज़ें जो है ना, वो जो कमिटमेंट है इनका कि ये सेल फाइनली इसका फेट होने क्या वाला है, दैट डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन. अब उसमें पहला जो हमारा, और ये ऑर्डर वाइज है, फर्स्ट चीज़ क्या है? स्पेसिफिकेशन. जब वो स्पेसिफाइड हो जाएगा सेकंड चीज़ आ जाएगी डिटर्मिनेशन. ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, द फेट ऑफ द सेल इज नोन टू हैव बीन स्पेसिफाइड व्हेन इट इज केपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनॉमसली. एक सेल का फेट तब डिसाइड होगा जब वो डिफरेंशिएट कर पाए, इवन इफ इट इज प्लेस्ड इन एन एनवायरमेंट दैट इज न्यूट्रल लाइक अ कल्चर मीडियम और इन अ पेट्री डिश. मान लो हमने इसे किसी एक न्यूट्रल एनवायरमेंट में रख दिया जहाँ पे आसपास के सेल से कोई सिग्नलिंग नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी ये सेल वही बन रहा है जो इसको बनना है. ठीक है. हाउएवर एट दिस स्टेज द कमिटमेंट ऑफ द सेल इज फ्लेक्सिबल एंड इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स एनवायरमेंट. स्पेसिफिकेशन के टाइम में एज आई टोल्ड यू कि फर्स्ट स्टेज स्पेसिफिकेशन है और सेकंड स्टेज डिटर्मिनेशन है. जब हम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं ना, तो उस टाइम में सेल स्पेसिफिक है कि उसको क्या बनना है. ठीक है. लेकिन अभी भी उसका कमिटमेंट फ्लेक्सिबल है. हो सकता है कि वो चेंज हो जाए. जैसे सपोज करो आप लोगों ने साइंस ली, आपका स्पेसिफिकेशन क्या था? हमें एमबीबीएस करनी है, हमें डॉक्टर बनना है. लेकिन मे बी विद द कोर्स ऑफ टाइम ड्यू टू वन रीजन और अनदर आपका फोकस चेंज हो गया कि ठीक है हमें साइंस तो लेनी है, बट मे बी अब मुझे रिसर्च में जाना है या मुझे किसी पैरामेडिकल फील्ड में जाना है और एनी अदर थिंग. ठीक है. तो स्पेसिफिकेशन जो है इस स्टेज पे उसके जो कमिटमेंट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है. इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स एनवायरमेंट टू बिकम अनदर टाइप ऑफ सेल रादर देन व्हाट इट इज स्पेसिफाइड और फेटेड टू बी. हो सकता है कि उसका अगर उसको कोई दूसरा एनवायरमेंट मिले तो वहाँ पे उसका जो स्ट्रक्चर है, जो फेट है, वो चेंज हो जाए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखो तो मान लो मैंने एक ब्लास्टुला में से कुछ सेल्स निकाल लिए. उसमें से कुछ सेल्स थे जो स्पेसिफाइड थे, वो मसल सेल्स बनाएंगे, उनका फेट था, और दूसरे सेल्स थे जिनका फेट था दैट दे विल डेवलप इनटू द न्यूरॉन. ठीक है. अब क्या हुआ? मैंने इनको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में रखा है सेल्स को निकाल के. अगर ये सेल स्पेसिफाइड है और डिटरमाइंड है, ठीक है, अगर मैंने जिन सेल्स का फेट था कि वो मसल सेल्स बनेंगे, अगर मैंने उनको न्यूरॉन्स के आसपास या न्यूरल सेल्स के आसपास रख दिया, इफ दीज सेल्स आर डिटरमाइंड, तो ये मसल सेल्स ही बनेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द सराउंडिंग एनवायरमेंट. अगर आप यहाँ पे देखो, एक आपको मसल सेल दिखाया हुआ है बीच में, ठीक है, आसपास न्यूरॉन्स है. बट अगर ये डिटरमाइंड नहीं है, ये सिर्फ स्पेसिफाइड है कि ये मसल सेल्स बनेंगे, बट दे आर नॉट स्टिल डिटरमाइंड. ठीक है. इफ द ब्लास्टोमा इज स्पेसिफाइड बट नॉट डिटरमाइंड फॉर फॉर्मिंग मसल सेल्स इज प्लेस्ड इन अ क्लस्टर ऑफ न्यूरोनल टिश्यू, इट डिफरेंशिएट इनटू न्यूरॉन सेल्स. तो ये क्या बन जाएंगे? न्यूरल सेल्स या न्यूरॉन के सेल्स बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड थे बट ये डिटरमाइंड नहीं थे. तो ये जो कमिटमेंट था वो फ्लेक्सिबल था, वो चेंज हो सकता था. सो ड्यूरिंग स्पेसिफिकेशन एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कैन शो एनी और कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्ट्रैटेजीज. तो 3 बेसिक तरीके होते हैं. ऑटोनॉमस, जिसको हम मोज़ैक डेवलपमेंट भी बोलते हैं, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, जिसको हम रेगुलेटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं, और सिंसिटियल. एट द स्टेज द सेल्स फेट इज स्टिल फ्लेक्सिबल एंड इट कैन बी इंड्यूस्ड टू डिफरेंशिएट टू अनदर सेल टाइप. अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो स्पेसिफिकेशन वाली स्टेज है, यहाँ पे फेट जो है वो फ्लेक्सिबल है. जब वो डिटरमाइन हो जाएगा तो जो उसका फेट है वो फिक्स हो जाएगा. अब आ जाते हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन पे. ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, इन दिस टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन द ब्लास्टोमेयर्स ऑफ अर्ली एम्ब्रियो हैव अ सेट ऑफ क्रिटिकल डिटर्मिनेशन फैक्टर्स. सेल के अंदर कुछ डिटर्मिनेशन फैक्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, दैट दे गेट फ्रॉम द एग साइटोप्लाज्म. द साइटोप्लाज्म इज नॉट homogeneous but has different regions containing cytoplasmic determinants that are often transcription factors और mRNA coding factors that will influence the cell's development. अब साइटोप्लाज्म जो है वो होमोजीनियस नहीं है. साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म में बेसिकली अगर हम स्पेसिफिकेशन के कंटेक्स्ट में बात करें तो कुछ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट हैं. वो डिटर्मिनेंट्स हैं क्या? मतलब वो उस वे में ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, उस वे में आरएनए बनेंगे और आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे एंड सेल की डेवलपमेंट उसी डायरेक्शन में होगी. ठीक है. देयर इज एसिमेट्रिक सेग्रीगेशन ऑफ सेल्युलर डिटर्मिनेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. जिस टाइम पे सेल डिवीजन होती है, सेल 2 में डिवाइड हुआ तो हाफ साइटोप्लाज्म इधर चला गया, हाफ यहाँ पे. तो ऐसा नहीं है कि इक्वली इनके साइटोप्लाज्मिक जो पेरेंट सेल था उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स थे वो इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए. कुछ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स एक सेल में आ गए और कुछ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स दूसरे में आ गए. सो सम cells will have more or less of the transcription factors and some have none. This will result in daughter cells with different cell fates. These cells already know that they are fated to become. Some of the best examples of autonomous specification are seen in the development of mollusk, annelids, and tunicate embryo. In tunicate embryo, the experimental results showed that when the blastomeres were separated at the 8-cell stage, each blastomere gave rise to respective cell type it was fated to make. अगर हम tunicate के एग्जाम्पल में देखें तो जब हम ब्लास्टुला स्टेज से सेल्स निकालते हैं तब हमने देखा कि अगर हम उन्हें डिफरेंट एनवायरमेंट में भी रखेंगे तो उनका जो फेट है वो डिटरमाइंड है, वो वही बन रहा है जो उनको बनना है.
ठीक है। मोरओवर इफ सम ऑफ द साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स लाइक दोज फॉर मसल डेवलपमेंट वर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड इन अनदर सेल, दे बिगिन टू डिफरेंशिएट इनटू मसल सेल्स। मतलब कि अगर हम मसल सेल्स के जो सेल्स हैं जिनके पास मसल सेल्स बनने के डिटर्मिनेंट्स हैं, उनको निकाल के किसी डिफरेंट एनवायरमेंट में रखेंगे तभी वो क्या डेवलप हो रही है, मसल सेल। सच एम्ब्रियो दैट हैव फेट स्पेसिफाइड अर्ली इन क्लीवेज, अर्ली स्टेज में ही जिनका फेट जो है वो डिटरमाइंड है, स्पेसिफाइड भी है, डिटरमाइंड भी है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, वो फेट वही रहने वाला है। इस टाइप के एम्ब्रियो को या इस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, मोज़ैक डेवलपमेंट। ठीक है। अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखो तो यहाँ पे आपको यही दिखाया हुआ है कि अगर ट्यूनिकेट एम्ब्रियो में से 8 सेल स्टेज पे उसके सेल्स को अगर अलग अलग कर दिया, तो जो उनका फेट अर्ली था, जब वो पूरे एक एम्ब्रियो एक पूरे स्ट्रक्चरल में टिश्यू की फॉर्म में प्रेजेंट थे, तब जो उनका फेट था कि ये सेल्स एक्टोडर्म बनाने वाले हैं, नर्वस सिस्टम, ये नोटोकॉर्ड, ये एंडोडर्म, एंड लेटर ऑन ऑल्सो जब उनको सेपरेट करा गया, डिफरेंट एनवायरमेंट दिए गए, लेकिन उनका जो फेट था वो प्री डिटरमाइंड था। सो नो मैटर व्हाट द एनवायरमेंट आर, नो मैटर व्हाट द एनवायरमेंटल सिग्नल्स आर, नेबरिंग सेल से क्या सिग्नल मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, लेकिन जो सेल के अंदर के साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स है वो इतने स्ट्रांगली एक्ट कर रहे हैं कि सेल का जो फेट है वो प्योरली डिटरमाइंड है। So the next question, discuss holoblastic cleavage in vertebrate zygote. Holoblastic division, where the entire embryo divide to form smaller cells, are seen in frogs and mammals. तो holoblastic cleavage को हम complete cleavage भी बोलते हैं। यहाँ पे पूरा embryo जो है वो divide हो रहा होता है, और ये हमें किसमें देखने के लिए मिलता है, frogs में और mammals में। holoblastic और complete cleavage, each cleavage furrow divide the entire egg completely in a particular plane। अब holoblastic cleavage जो होती है वो दो टाइप की होती है। holoblastic cleavage equal भी होती है और unequal भी होती है। तो सबसे पहली बात तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है क्या। होलोब्लास्टिक क्लीवेज को हम बोलते हैं कंप्लीट क्लीवेज। ये वो क्लीवेज है जहाँ पे एंटायर एम्ब्रियो, पूरा जो एम्ब्रियो है वो डिवाइड होगा, पूरे एम्ब्रियो के अंदर जो रीजन है वो डिवाइड होगा। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग में क्वेश्चन आ रहा हो, तो मैम ऐसा भी होता है कि पूरा एम्ब्रियो डिवाइड नहीं होता, होता है योग की प्रेजेंस में। अगर आपने एग को, हमने एक IAS प्रीवियस पेपर में हमने देखा था डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, जहाँ पे हमने एग के अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर योग। तो जैसे जैसे योग का कंटेंट बढ़ता जाता है ना, तो वहाँ पे सेल डिवीजन इफेक्ट हो जाती है, जिसमें हैवी योग सेल्स होते हैं, जैसे मैक्रोलेसिथल सेल्स जो होते हैं, उनके अंदर कंप्लीट क्लीवेज नहीं देखने के लिए मिलती, वहाँ पे इनकम्प्लीट क्लीवेज होती है, जिसको मीरोब्लास्टिक क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है। सो कमिंग बैक टू होलोब्लास्टिक क्लीवेज, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज एज अकर्स इन ए लेसिथल। ए लेसिथल मतलब अब यहाँ पे योग प्रेजेंट है ही नहीं, एब्सेंट है, या फिर माइक्रोलेसिथल मतलब जिनके अंदर योग प्रेजेंट है बट बहुत कम प्रेजेंट है। So microlecythal eggs where each cleavage furrow divide the egg so as to produce blastomeres of approximately equal size। तो यहाँ पे क्या होगा, जब सेल डिवीजन होगी तो जो सेल्स बनेंगे वो नियरली जो रिजल्टिंग जो डॉटर सेल्स होंगे वो इक्वल साइज के बन रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज अगर आप यहाँ पे देखो, सेल डिवीजन हो रही है लेकिन कुछ सेल्स छोटे बन रहे हैं, कुछ सेल्स बड़े बन रहे हैं, तो जो छोटे सेल्स बन रहे हैं उनको बोल रहे हैं माइक्रोमेर्स, और जो बड़े बन रहे हैं मैक्रोमेर्स। वेराज अगर आप इसमें देखोगे तो सारे सेल्स का जो साइज है वो कंपैरेटिवली सेम है। Unequal holoblastic cleavage takes place in mesolecithal and moderately telolecithal eggs, in which the yolk is largely concentrated in the vegetal hemisphere। यहाँ पे जो yolk है वो किस साइड पे प्रेजेंट होता है, वेजिटल साइड पे प्रेजेंट होता है। In these eggs, the first and second cleavage division takes place along the meridional place। जो फर्स्ट और सेकंड क्लीवेज है, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट क्लीवेज दिखाया हुआ और सेकंड क्लीवेज दिखाया हुआ, ये कहाँ हो रही है, मेरिडोनियल प्लेस में, एंड प्रोड्यूसिंग नियरली 4 equal blastomeres। बट बिकॉज ऑफ द yolk being concentrated in the vegetal region, the third cleavage furrow is latitudinal above the equator। जो थर्ड क्लीवेज है अब वो मेरिडोनल, लॉन्गिट्यूडनल नहीं हो रही, अब वो लैटिट्यूडनल हो रही है, लेकिन लैटिट्यूडनल में भी बिल्कुल सेंटर पे नहीं, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर इक्वेटोरियल हो रही होती है तो बिल्कुल सेंटर में होती है, लेकिन ये सेंटर में नहीं हो रही, उससे थोड़ा सा ऊपर हो रही है। सो जो थर्ड क्लीवेज है वो लैटिट्यूडनल हो रही है, vegetal। The third cleavage furrow is latitudinal above the equator and closer to the animal pole। The furrow divides each of the 4 blastomere completely। चारों blastomeres जो थे, जो यहाँ पे 4 सेल्स बने थे, अगर हम इसका टॉप व्यू देखें ऐसे, तो ये चारों फर्दर डिवाइड हो रही हैं, लेकिन अब जो रिजल्टिंग 8 सेल्स बने वो साइज में इक्वल नहीं है। ठीक है। अनइक्वली इनटू स्मॉलर एंड लार्जर डॉटर ब्लास्टोमेर्स। द थर्ड क्लीवेज इज देयरफॉर अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज व्हिच प्रोड्यूसेस 4 स्मॉल ब्लास्टोमेर्स जिनको हम बोल रहे हैं माइक्रोमेर्स, एंड 4 लार्ज ब्लास्टोमेर्स जिसको हम बोल रहे हैं मैक्रोमेर्स। Subsequently, the micromeres containing relatively less yolk divide at much faster rate and the larger yolk having macromeres। इनके अंदर योग ज़्यादा है इसलिए प्रॉपर डिवीजन नहीं हो पा रही, जहाँ पे योग कम होगा वहाँ प्रॉपर डिवीजन होगी, कंप्लीट डिवीजन होगी, वो डिवीजन फास्टर होगी। Next question, describe the process of fertilization in human। The process of fusion of male and female gamete is called fertilization। It usually takes place in ampullary isthmus junction of the oviduct। तो oviduct में होता है, और oviduct में कहाँ होता है, जहाँ पे ampulla और isthmus का junction होता है। It results in the formation of zygote। After insemination process, the sperm undergoes through a series of changes। sperm के अंदर बहुत सारे changes आते हैं, as freshly ejaculated sperm is unable or poorly able to fertilize the egg। The sperm undergo capacitation। तो sperm के अंदर जो भी changes आ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, capacitation, जो उसको केपेबल बना रहे हैं टू फर्टिलाइज द एग। और ये चेंजेस कहाँ आ रही है, व्हेन इट एंटर्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सो द कैपेसिटेशन टेक्स प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओवर सेवरल आवर्स, विच इंक्रीजेज इट्स मोटिलिटी एंड डीस्टेबलाइजेज इट्स मेम्ब्रेन, प्रिपेयरिंग इट फॉर एक्रोसोमल रिएक्शन, ताकि वो एक्रोसोमल रिएक्शन की वजह से ही वो एग की जो मेम्ब्रेन है उसको पेनिट्रेट कर पाएगा।
which helps it in the penetration of egg's tough membrane, that is zona pellucida, which surrounds the oocyte. When the sperm reaches the ovum, it invades the follicular cell. वो follicular cell के अंदर enter करता है. An enzyme hyaluronidase is released from the acrosome of the sperm head. तो sperm head से enzyme release होता है. This enzyme remove the extracellular matrix and disperses the corona radiata cell. फिर ये कहाँ enter होगा? Corona radiata cells को ये enter करेंगे. Another enzyme, acrosin, digests a path for the sperm through the zona pellucida. In the acrosome of the sperm, this trypsin-like enzyme is inactive and need to be activated by a glycoprotein in the female reproductive tract. सो बेसिकली सबसे पहले एक एंजाइम जो है वो कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा, फिर जो दूसरा एंजाइम है वो हेल्प करेगा जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करने में, ठीक है. उसके बाद भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है जो इनएक्टिव फॉर्म में है, और वो एक्टिवेट कैसे होंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ठीक है. इन द एक्रोस्पर्म ऑफ द स्पर्म दिस ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम, ये जो ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम है एक्रोसिन, ये कैसे एक्टिवेट होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह की हेल्प से. तो अगर आप यहाँ पे देखो, पहले स्पर्म एग के कॉन्टैक्ट में आया, जब एग के कॉन्टैक्ट में आया तो यहाँ पे एक्रोसोम जो है, एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू हो गया, ठीक है. एक्रोसोम पहले रिएक्ट करता है कोरोना रेडिएटा के साथ, उसके बाद एक्रोसोम रिएक्ट विद जोना पेल्यूसिडा और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से ये पेनिट्रेट कर पाता है जोना पेल्यूसिडा को. एक्रोसोम रिएक्ट्स विद प्री विटिलाइन स्पेस, उसके बाद आ जाती है प्री विटिलाइन स्पेस, जहाँ पे कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इसके साथ एक्ट करते हैं. एंड फाइनली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूजेस. स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्स इनटू द एग, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ एग के अंदर एंटर करेगा. कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फ्यूज विद एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच रेंडर्स द विटिलाइन लेयर इम्पेनेट्रेबल टू स्पर्म. और उसके बाद ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं अब वो क्या करेंगे? इस मेम्ब्रेन को फिर से आइसोलेट कर देंगे ताकि और कोई स्पर्म जो है वो एंटर ना कर पाए. सो वंस द स्पर्म passes through the zona pellucida, this covering becomes impenetrable by other sperms. This is known as zona reaction. The structure of the membrane changes and lysosomal enzymes are released from the secondary oocyte that prevent other sperms from attaching the membrane. ये आपने पहले भी फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा क्लास 1 या क्लास 2 लेवल पे, कि पॉलीस्पर्मी क्यों नहीं होती, एक से ज़्यादा स्पर्म जो है वो कैसे मतलब ब्लॉक हो जाते हैं, कि एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ हो गया तो वो रिएक्शन कैसे एग और स्पर्म के बीच में होता है कि और ज़्यादा स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज ना करें एक ही एग को, ठीक है. तो एग की वजह से क्या हो रहा है? एक जोना रिएक्शन हो रहा है जो मेम्ब्रेन में चेंजेस ला रहा है, लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से फर्दर कोई भी स्पर्म जो है वो अब एग मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं हो पाएगा. यूजुअली ओनली वन स्पर्म एंटर द ओवम, टू स्पर्म्स में पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन अंडर एन abnormal process called dispermy. The resulting embryo containing 69 chromosomes may appear normal, but it is always aborted. Sometimes a triploid infant may be born, but it dies shortly. अगर कभी डाइस्पर्मी हो जाए तो वो क्रोमोसोमली इतना अब नॉर्मल केस है कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता, तो या तो उसको मेडिकली टर्मिनेट कर देते हैं ऐसी प्रेगनेंसी को. अगर मेडिकली टर्मिनेट नहीं कर पाए किसी वजह से, मान लो बहुत अंडर एनी सर्कमस्टांस बहुत लेट डिटरमाइन हुआ कि ये जो जाइगोट है, जो एम्ब्रियो बना है, ये ट्रिप्लॉइड है, तो उस केस में फिर इफ द चाइल्ड गेट बर्थ, देन ऑल्सो ही और शी वोंट एबल टू सर्वाइव, ठीक है. आफ्टर पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte, द टेल एंड द आउटर कवरिंग ऑफ द स्पर्म डिसइंटीग्रेट. कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट्स टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी. स्पर्म की तरफ से भी क्या स्टार्ट होता है? कॉर्टिकल रिएक्शन, जो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है. द oocyte अंडरगोज सेकंड मेयोटिक डिवीजन. हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी थी कि जो गेमेटोजेनेसिस में कि जो एग होता है वो अरेस्ट हुआ हुआ है, मतलब उसकी जो एक मेयोटिक 2 वाली स्टेज है वो अरेस्टेड है. फर्टिलाइजेशन जब होगी तब वो सेकंड मेयोसिस जो है वो कंप्लीट होगी. सो द oocyte अंडरगोज सेकंड मेयोटिक डिवीजन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड ओवम एंड रिलीजेस अ पोलर बॉडी. द स्पर्म न्यूक्लियस देन फ्यूजेस विद द ओवम एंड रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द साइटोप्लाज्म ऑफ sperm and ovum fuse, then fusion of their nucleus takes place and results in the formation of zygote. After the formation of zygote, it start moving towards the uterus, ultimately result in the formation of blastocyst. मतलब वो पहले blastula stage बनेगी, blastocyst बनेगा और वो implant हो जाएगा uterine wall में. Then embryogenesis will further takes place. So this was about fertilization. Next question, write short note on any two of the following. Morphogen gradient in cell to cell interaction. तो बेटा morphogen gradient होता क्या है? एक सेल क्या बनने वाला है, एक सेल का फेट क्या है, एक सेल में कैसे डेवलपमेंट होने वाली है, ये सेल पे तो डिपेंड करता ही करता है, बट ये कभी कभी आसपास के सेल से जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है. Pattern formation in the embryo can involve gradient of chemical sign known as morphogens. तो एम्ब्रियो में किस टाइप का पैटर्न बन रहा है, किस टाइप की डेवलपमेंट हो रही है, ये किस पे डिपेंड करता है? मॉर्फोजन पे. दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय एलन ट्यूरिंग in 1952 for substances whose distribution through diffusion would determine the development of cells. तो ये टर्म किसने दिया था? एलन ट्यूरिंग ने. और उन्होंने किस बेसिस पे दिया था? कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो डिफ्यूज हो रहे हैं और सेल की डेवलपमेंट को डिसाइड कर रहे हैं, विच वुड रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मॉर्फोजन. और यहाँ पे ना मॉर्फोजन की कॉन्सेंट्रेशन, जितने ज़्यादा मॉर्फोजन होंगे, मॉर्फोजन के डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन की वजह से सेल की जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट तरीके से होती है. सो दिस इज अ टाइप ऑफ पैराक्राइन सिग्नलिंग इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉर्फोजन इज हाई नियर द सोर्स ऑफ रिलीज एंड रिलीज इज लोअर एज द डिस्टेंस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेल इंक्रीजेज. पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है? अगर एक सेल से कोई चीज़ रिलीज हो रही है, मान लो ये एक सेल है जो मॉर्फोजन्स रिलीज कर रहे हैं, इसके आसपास अब 4 सेल्स है, जैसे ये सिक्रीट करेगा, अब यहाँ पे जो सबसे पास वाला सेल है, यहाँ पे मॉर्फोजन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाएगा मॉर्फोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती रहेगी. तो मॉर्फोजन की कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे ये जो सेल्स हैं दे विल डेवलप इन अ डिफरेंट वे.
Morphogen can consist of cytoplasmic proteins such as transcription factors that can form a concentration gradient in a single cell. साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सेल के साइटोप्लाज्म से कोई प्रोटीन रिलीज हो रहे हैं जो मॉर्फोजेंस की तरह काम कर रहे हैं, एज सीन इन अर्ली एम्ब्रियो ऑफ ड्रोसोफिला, और सिक्रीटेड एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, या फिर ये कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो एक सेल से दूसरे सेल में जा रहे हैं. इन मोस्ट केसेस द रिस्पॉन्डिंग सेल्स फाइंड देयर पोजिशनल इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉर्फोजेंस. बहुत सारे केसेस में सेल की जो पोजिशनल इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट सेल क्या बनने वाला है, सेकंड क्या बनने वाला है, थर्ड क्या बन रहा है, फोर्थ क्या बन रहा है, फिफ्थ क्या बन रहा है, ये जो है ये बेसिकली किसकी वजह से होती है, मॉर्फोजन के कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, मॉर्फोजन के ग्रेडियंट की वजह से. Thus, morphogens guide the information of different cell types in specific position and order by inducing transcription of these genes in dose dependent manner. मतलब वहाँ जो जीन्स ट्रांसक्रिप्ट हो रही हैं, जो जीन्स बन रहे हैं, वो डोज डिपेंडेंट मैनर में बन रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक इंसेक्ट का स्ट्रक्चर देखें तो उसके विंग्स कहाँ पे होंगे, उसके लेग्स कहाँ पे होंगे, उसका पोस्टीरियर एंड पे क्या चीज़ डेवलप होगी, तो ये जो पोजिशन जो असाइन हुई कि कहाँ पे कौन से सेल्स बनने वाले हैं, ये किसकी वजह से होंगे, मॉर्फोजन के ग्रेडियंट की वजह से. Let us understand with an hypothetical example. We see a plane of unspecified cells in a region of developing embryo. Out of these, अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ से मॉर्फोजेंस अगर रिलीज हो रहे हैं तो आप देख रहे हो बी, सी और डी में कॉन्सेंट्रेशन अलग है, धीरे धीरे करके कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होती जा रही है. सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि थ्योरेटिकली मॉर्फोजन ग्रेडियंट इंड्यूसेस डिफरेंट सेल टाइप्स. A cell type releases the morphogen shown in red and depending on the concentration gradient during the exposure, जो बी, सी और डी है वो अलग अलग टाइप के बन रहे हैं. ठीक है. सो दिस होल इज एक्सप्लेन्ड हियर. एज द मॉर्फोजन इज सिक्रीटेड, द सेल क्लोजेस्ट टू द सिग्नलिंग सेल्स कमिंग ऑन कंटैक्ट विद द सिग्नल फर्स्ट ओवर द टाइम ऑफ मॉर्फोजन डिफ्यूजेस एंड अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज फॉर्म. तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, जो सेल सबसे पास है उसको सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है, जो सेल सबसे दूर है उसको सबसे लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है. सेल्स शो अ डिफरेंशियल रिस्पॉन्स टू morphogen in term of duration and concentration of morphogen they are experiencing. As a result, they differentiate and mature by different pathways. In this way, morphogen gradient describes a mechanism by which cells of one part of an embryo can determine the location, differentiation and fate of many surrounding cells. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि morphogen जो होते हैं, मतलब एक सेल जो डिसाइड कर रहे हैं कि दूसरे सेल की लोकेशन क्या होगी, उसकी डिफरेंशिएशन वो कैसे डेवलप होगा और उसका फेट क्या होगा, एंड प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग मेनी पैटर्निंग प्रोसेसेस. द रोल ऑफ दीज सिग्नल्स रेंज फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इनिशियल पोलैरिटी ऑफ एम्ब्रियोज टू स्पेसिफिकेशन ऑफ सेल आइडेंटिटी इन पर्टिकुलर टिश्यूज. मतलब कि मॉर्फोजेंस कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि सेल की पोलैरिटी या सेल का फेट, कि सेल क्या बनने वाला है, वो क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, डिफरेंट सेल्स पे, डिफरेंट केमिकल्स पे डिपेंड करती हैं. ठीक है. द बेस्ट स्टडीड एग्जाम्पल ऑफ मॉर्फोजन एक्शन इज इन ड्रोसोफिला एम्ब्रियो विच यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस यूनिट. द ग्रेडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइकॉइड, अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड एक्ट एज अ मॉर्फोजन दैट एस्टैब्लिशेस एंटीरियर और पोस्टीरियर पोलैरिटी. तो बेसिकली एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है बाइकॉइड की कॉन्सेंट्रेशन से, जहाँ पे अब मान लो एक मॉर्फोजन का नाम है बाइकॉइड, उसकी कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी जो होती है वो डेवलप होती है इन अर्ली एम्ब्रियो. टू डिफरेंट जीन्स आर एक्सप्रेस्ड, वन नेम ऑर्थोडेंटिकल बाय हाई लेवल्स ऑफ बाइकॉइड एंड सेकंड नेम हंचबैक जीन बाय लो लेवल ऑफ बाइकॉइड. ये जब हम इनके क्लासिकल मॉडल्स को स्टडी करेंगे तब आई गेस ये एग्जाम्पल तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे. अदरवाइज आप इनमें से भी पॉइंट्स फॉर्म कर लोगे मॉर्फोजन के बारे में डिस्क्राइब करने में, तो वो भी आप यू कैन स्कोर वेल. Okay, now folding of the chick embryo. The entire blastoderm does not form the embryo. जो पूरी blastoderm की लेयर होती है वो पूरा embryo नहीं बनाती. ठीक है. Its central portion called the area pellucida only forms the embryo and its outer portion, the area opaca, forms the extra embryonic membrane like yolk sac, amnion, serosa and allantois. तो basically जो outer area that is area pellucida वो बना रहा है embryo, सॉरी जो सेंट्रल एरिया पेलुसिडा वो बना रहा है एम्ब्रियो, और जो आउटर एरिया है एरिया ओपेका वो बना रहा है एग की जितनी भी मेम्ब्रेन्स है. द बॉडी ऑफ द एम्ब्रियो बिकम सेपरेटेड फ्रॉम द योक सैक. दिस इज अचीव बाय द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड. अब वो जो बॉडी है वो योक सैक से, आसपास की लेयर से बॉडी कैसे सेपरेटेड रहेगी, वो किसकी हेल्प से हो रहा है, फोल्ड्स की हेल्प से, which appear all around the body of the embryo. The fold involve all the three germ layers and are directed downward and inward, undercutting the body of the embryo proper, ताकि वो body जो है वो कम size ले और वो yolk sac से separated रहे. These are known as body folds. The various body folds do not appear simultaneously. The first to appear is the head fold. सबसे पहले कौन सा होता है head fold, वो कहाँ से start होते हैं, in front of the head. It undercuts the head and anterior part of the trunk of the embryo so that these parts project freely over the surface of the yolk sac. सबसे पहला जो folding आएगी वो कहाँ पे आएगी, head region में आएगी, और ये हेड रीजन को और एंटीरियर फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी या फ्रंट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो को इस तरीके से फोल्ड करेगी कि ये योक सरफेस में फ्रीली सस्पेंडेड रहे. द लेटरल एंड पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फोल्ड्स डेवलप सून आफ्टर. और जो फिर साइड्स है, लेटरल मतलब साइड्स राइट लेफ्ट, और पोस्टीरियर पार्ट, तो लेटरल और पोस्टीरियर पार्ट जो है उनमें जो फोल्ड्स हैं वो इसके बाद आने शुरू होंगे. तो पहले फोल्ड कहाँ है, एंटीरियर रीजन है मतलब हेड रीजन में. द पोस्टीरियर फोल्ड
undercut the tail end and the posterior part of the trunk. अब जब posterior fold आया तो उसने पीछे की तरफ से tail वाले part को fold करा और lower part of the body को fold करा, which project freely over the surface of the yolk sac. These body folds gradually contract underneath the embryo and eventually the body of embryo is connected with the yolk sac and other extra embryonic membrane by narrow stalk. तो धीरे धीरे करके ये fold ऐसे बन गए कि जो embryo की जो body है, ये बीच में अगर एम्ब्रियो है तो इसकी जो बॉडी है वो इन मेम्ब्रेन से सिर्फ एक स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पिक्चर देखें, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले जो एम्ब्रियो होता है वो इस टाइप से होता है, फिर धीरे धीरे करके ये जो फोल्ड्स आने शुरू हुए, पहले हेड रीजन में फोल्ड, देखो कितने ज़्यादा फोल्ड आ रहे हैं, उसके बाद फिर टेल रीजन में, तो हेड और टेल रीजन में इस टाइप से फोल्ड हो जाएंगे ताकि ये बाहर जो लेयर है इससे सेपरेटेड रहेगा और सिर्फ एक स्टॉक या एक कॉर्ड के थ्रू ही उससे कनेक्टेड रहेगा। सो बेसिकली व्हेन द हेड इज फॉर्म इट गेट्स बेंड डाउन वेंट्रली विद रिस्पेक्ट टू द मेन एक्सिस। जब हेड फॉर्म होता है तो वो धीरे धीरे करके बेंड होता है वेंट्रली बॉडी की मेन एक्सिस के हिसाब से, और इसको हम बोलते हैं क्रेनियल फ्लेक्चर। देन फर्स्ट द हेड एंड ग्रेजुअली द एंटायर बॉडी टर्न साइडवेज सो द एम्ब्रियो कम्स टू लाई ऑन द लेफ्ट साइड ओवर द योक। फिर धीरे धीरे करके पूरी बॉडी जो है वो साइडवेज टर्न होने लग जाती है ताकि एक तरफ सारा योक हो जाए। दिस डेक्स्ट्रल ट्विस्ट इज नोन एज टॉर्जन, और इस ट्विस्ट को हम क्या बोलते हैं, टॉर्जन। द इंटीरियर एंड इन इट्स सर्विकल रीजन बिकम्स स्टिल मोर बेंट ओवर टुवर्ड्स द वेंट्रल सर्फेस। जैसे जैसे आप देख रहे हो कि ये बेंट हुआ लेकिन ये और बेंड होता जा रहा है, तो वो यही कह रहे हैं कि जो इंटीरियर रीजन है और उसका सर्विकल रीजन, सर्विक्स वाला पार्ट साथ में, वो भी जो है वो वेंट्रल तरफ डाउन बैकवर्ड तरफ जो है वो बेंड होता रहता है। वेरियस ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑन द थर्ड एंड फोर्थ डे ऑफ incubation such as the nervous system, sense organs, 4 pair of pharyngeal pouches, out of which only the first 3 pairs meet the ectoderm to open as gill cleft, 5 pair of visceral arc, heart and blood vessels and paired segmental somites। तो धीरे धीरे करके जब ये हेड फॉर्म हो गया और बॉडी फोल्ड हो रही है तो साथ के साथ ही विदिन 3-4 डेज उसके बाकी के ऑर्गन्स भी बनने शुरू हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट इज लेटरल लाइन सिस्टम। लेटरल लाइन सिस्टम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ज़्यादातर पेपर्स में आ सकता है। इट इज़ अ सेंसरी सिस्टम विच इज बेसिकली सिस्टम ऑफ टेक्टाइल सेंस ऑर्गन दैट इज यूनिक टू एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स। तो ये सिर्फ एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स लाइक फिशेज, एम्फिबियंस, इनमें हमें देखने के लिए मिलेगा, बट इट इज नॉट फाउंड इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। द लेटरल लाइन सिस्टम डिटेक्ट मूवमेंट, करंट इंक्लूडिंग माइनर करंट, वाइब्रेशन एंड प्रेशर ग्रेडियंट दैट आर प्रेजेंट इन वाटर। तो वाटर के अंदर जो भी मूवमेंट्स हो रही है, वाटर के अंदर जो भी करंट्स हैं, वाटर में आसपास कोई मूवमेंट होंगी तो फिशेज उसे कैसे डिटेक्ट कर पाती हैं, लेटरल लाइन सिस्टम से। द लेटरल लाइन सिस्टम एनेबल द फिशेज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड रेट ऑफ वाटर मूवमेंट। पानी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पानी की स्पीड से मूव कर रहा है, और अगर मूव करते करते मान लो पानी में स्पीड चेंज हो रही है, दैट मीन्स पीछे से कोई बिग फिश या स्मॉल फिश या कोई और चीज़ आ रही है, तो उसको भी वो कैसे डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ड्यू टू दिस LLS। द फिश कैन गेट अ सेंस ऑफ इट्स ओन मूवमेंट, दैट ऑफ नियर बाय प्रेडेटर्स और प्रे, एंड इवन द वाटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। द लेटरल लाइन सिस्टम इज यूजुअली विजिबल एज फेंट लाइन ऑफ पोर्स रनिंग द लेंथ वाइज। अगर हम फिश की बॉडी में आप कभी देखो तो ऐसे ऐसे करके ना छोटी छोटी आपको लाइन्स नजर आएंगी, ठीक है। तो बेसिकली यही उनका लेटरल लाइन सिस्टम है जो कि उनके लिए सेंसरी फंक्शन कर रहे हैं। इट इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ मैकेनो रिसेप्टर्स कॉल्ड न्यूरोमास्ट। ये बहुत सारे मैकेनो रिसेप्टर सेल से बना होता है और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमास्ट या फिर लेटरल लाइन ऑर्गन्स। द न्यूरोमास्ट एनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सेंस मैकेनिकल चेंजेस इन वाटर। टू मेन टाइप ऑफ न्यूरोमास्ट लोकेटेड इन एनिमल्स दैट हैव लेटरल लाइन्स आर सुपरफिशियल और फ्री स्टैंडिंग न्यूरोमास्ट जो कि एक्सटर्नली लोकेटेड होते हैं बॉडी सर्फेस पे। दूसरे हैं कैनाल न्यूरोमास्ट जो कि स्किन के अंदर सबडर्मल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, फ्लूइड फिल्ड कैनाल्स ऑफ लेटरल लाइन्स। द कैनाल न्यूरोमास्ट आर अरेंज इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क अलोंग द हेड एंड द बॉडी। और जो उनके सबडर्मल रीजन में, मतलब जो स्किन के अंडर प्रेजेंट होते हैं, वो भी हेड से लेकर पूरी बॉडी में कनेक्टेड होते हैं। डिस्टर्बेंसेज ऑफ मेनी काइंड इन द सराउंडिंग ऑफ फिश कैन एक्टिवेट न्यूरोमास्ट। उनके आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी चेंज आएगा तो उनके जो न्यूरोमास्ट है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। बट वाटर मूविंग ऑन द बॉडी सर्फेस प्रोवाइड द मोस्ट एक्टिव स्टिमुलेशन। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टिमुलेशन उन्हें कैसे मिलती है, वाटर करंट से। द सेंसरी हेयर कैन डिटेक्ट 2 टाइप्स ऑफ वाटर करंट, वाटर मूविंग फ्रॉम हेड टू टेल या फिर फ्रॉम टेल टू हेड। न्यूरोमास्ट सेंड अ स्टेडी स्पॉन्टेनियस स्ट्रेन ऑफ बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलॉन्ग देयर नर्व्स एंड द रिदम ऑफ द पल्स चेंजेस ड्यूरिंग स्टिमुलेशन। जब भी ऐसी कोई एक्टिवेशन होती है, जब भी ऐसी कोई स्टिमुलेशन होती है, तो न्यूरोमास्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिलीज करते हैं जो नर्व्स के थ्रू उनकी पूरी बॉडी में स्टिमुलेट होते हैं। रिमूविंग द लेटरल लाइन ऑर्गन्स और ब्लॉकिंग देम कॉजेज डिसओरिएंटेशन ऑफ फिशेज एंड लॉस देयर एबिलिटी फॉर स्कूलिंग बिहेवियर। अगर इनके लेटरल लाइन ऑर्गन्स डैमेज हो जाए, ब्लॉक हो जाए, या किसी वजह से कोई इनमें प्रॉब्लम आ जाए तो फिशेज डिसओरिएंट हो जाएंगी, बैलेंस नहीं कर पाएंगी वाटर करंट में, इनकी बॉडी बैलेंस नहीं होगी, प्लस ये आसपास की चीज़ों को सेंस नहीं कर पाएंगे, प्लस ये स्कूलिंग बिहेवियर, मतलब जो ग्रुप में रहने का बिहेवियर होता है, वो भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो विद दिस वी आर डन विद द सेकंड पार्ट एज वेल। Thank you for watching. Do subscribe, like, share, and most importantly, all the best and study well for your exams. Thank you.